Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, and here I'm again with another video which is Gandhian era, or we can say chronological overview of Mahatma Gandhi ji. As we know that it is a very important topic for the all competitive exam, whether you are preparing for SSC, railway, teaching. It is very important topic, and all every time the examiner has asked around like 5 to 6 questions from this topic only. And I can say that after doing this topic you are able to complete like 50% part of the modern history, and in this topic we can also cover the Indian national movement. Okay, so this is very important topic. और मैं ये कहती हूँ कि गांधीयन एरा अगर आपने कर लिया है ना, तो INM आपका हो जाएगा और आपका मॉडर्न हिस्ट्री का 50% पार्ट कवर हो जाएगा। तो जिन लोगों को लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत वास्ट है और उसको पढ़ने में, उसको याद करने में प्रॉब्लम रहती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये सब एकदम ये इजीली आप इसको कर लोगे, और हेजिटेशन जो भी रहता है ना इसको पढ़ने में, वो सब खत्म हो जाएगा, बिलीव मी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सो दैट ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो जब मैं बनाऊं तो आपको टाइमली मिले उनका नोटिफिकेशन। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बायलिंगुअल सेशन रहने वाला है, शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियो होगा, तो इसमें हम सिर्फ नोट वाइज अपना पढ़ते चलेंगे, टाइमलाइन वाइज, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ करते चलेंगे कि प्रीवियस ईयर बेस्ड से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक से निकलेंगे वो हम साथ में कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गांधीयन एरा की हम बात करते हैं तो 1893 से जो टाइमलाइन है वो 1948 का है हमारा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले, आई नो दैट एवरीबडी नोज दिट, बट फिर भी ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी इज हिज फुल नेम। ओके, गांधी जी का फुल नेम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। तो जो छोटे थोड़े से कम लेवल के 10th वगैरह के लेवल के क्वेश्चन हैं ये, तो ये वाला क्वेश्चन तो 10th लेवल का ही है। मोहनदास करमचंद गांधी उनका फुल नेम था, बट याद होना जरूरी है, लिख दिया है मैंने। एंड डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 22 अक्टूबर 1869। ठीक है, 1869। प्लेस हम देखेंगे तो पोरबंदर, विच इज इन गुजरात। गुजरात में है पोरबंदर। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, अब इसमें से एक क्वेश्चन और निकल के आ जाता है, वो हमारा जीके का हो जाएगा। लाइक वो क्या बन जाएगा कि इसको इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट करा जाता है। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे बनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए तो आपका साथ साथ जीके भी हो जाएगा। बाय यूएनओ इसको डिक्लेयर करा गया था, तो यूएनओ ने इसको एज अ इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे की तरह डिक्लेयर कर दिया है 22 अक्टूबर ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया बेसिक महात्मा गांधी जी का वो जो था अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे 1893 की। और 1893 में हमें पता है गांधी जी पहली बार साउथ अफ्रीका पहुंचे थे। और साउथ अफ्रीका में उन्होंने सबसे पहले जहां अपना कदम रखा था, वेयर ही रीच्ड फर्स्ट इन साउथ अफ्रीका इज द, कौन सा प्लेस था? तो वो था डरबन पोर्ट। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि गांधी जी ने सबसे पहले साउथ अफ्रीका में कहाँ पैर रखा था अपना, या फिर कहाँ पे वो पहुंचे थे? तो इट वाज डरबन पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा साउथ अफ्रीका का डरबन पोर्ट पे। ओके, तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे साल 1894 की। और 1894 में क्या करा था गांधी जी ने? तो गांधी जी ने यहाँ पे अपनी एक पार्टी स्टार्ट करी थी, इसका क्या नाम है? NIC, नेटल इंडियन कांग्रेस। ओके, ये इंडिया में जो कांग्रेस है वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये साउथ अफ्रीका में थी। और वो वाली पहले स्टार्ट हो गई थी 1885 में, और ये साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने अपनी खोली, अपनी बनाई थी पार्टी, वो थी इंडिया नेटल इंडियन कांग्रेस। ओके, तो ये दोनों अलग हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैंने इसलिए साथ साथ आपको बता दिया है। और गांधी जी ने वहां पे एक चीज देखी थी साउथ अफ्रीका में, वो क्या देखी थी? तो गांधी जी ने देखा था साउथ अफ्रीका में क्या? रेसिज्म। कि रेसिज्म बहुत है भाई साउथ अफ्रीका में। एक मिनट। गांधी जी ने क्या देखा? रेसिज्म चल रहा है। रेसिज्म मतलब डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, और नस्लीय भेदभाव हम इसको हिंदी में कह सकते हैं।
तो ये श्वेत और अश्वेत यानी व्हाइट एंड ब्लैक का चल रहा था वहाँ पे, काले लोगों पे अत्याचार हो रहा था, गोरे लोगों का, वो अपने आप को सुपीरियर कह रहे थे। तो गांधी जी का एक फेमस इंसिडेंट है जो उन्होंने सब फेस किया था वहाँ पे, खुद रेसिज्म का वो शिकार हुए थे। तो एक बार वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में टिकट था उनके पास, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। तो उनको वाइट पीपल ने क्या करा, उन्हें वहां से निकाल दिया। कि उनको ऐसा मानना था वाइट पीपल्स का कि वो ट्रेन में ट्रैवल सिर्फ गोरे लोग करेंगे और जो भी अश्वेत लोग हैं वो नहीं करेंगे। तो वो कौन से स्टेशन पे उन्होंने रेसिज्म फेस किया था, तो वो स्टेशन था आपका पीटर मैरिट्सबर्ग। ओके, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे पूछती है एसएससी। अगर आप सीजीएल और सीएचएसएल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीटर मैरिट्सबर्ग जो था वो स्टेशन था जहाँ पे गांधी जी ने रेसिज्म को फेस किया था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 1899। 1899 में गांधी जी ने एक सर्विस स्टार्ट करी थी और वो थी एक एम्बुलेंस सर्विस। उसका नाम क्या था, इंडियन एम्बुलेंस कोर। इंडियन एम्बुलेंस कोर। और ये क्यों करी थी, तो ये बोर वार चल रहा था, उसमें जो घायल हो रहे थे सैनिक, उसको उन लोगों को फर्स्ट एड और जो भी फैसिलिटीज है मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाने के लिए गांधी जी ने इंडियन एम्बुलेंस कोर वहां पे इस्टेब्लिश करी थी, फाउंडेशन रखी थी इसकी। और ये था साउथ अफ्रीका की ही बात हो रही है, अभी अभी हम इंडिया पे नहीं आए, ये सब साउथ अफ्रीका के उनके कार्य हैं। ठीक है, इसके बाद 1906 आता है, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर और एग्जाम में पूछा जाता है। गांधी जी की लाइफ का फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इसको हम बोलेंगे, लाइफ का पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो, अगर आपसे पूछा जाए लाइफ का पहला, जीवन का पहला है, तो वो ये रहेगा 1906 वाला। अगर आपको 1906 नहीं दे रखा ऑप्शन में और 1917 दे रखा होगा, तो वो इंडिया का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था 1917 से। वो 1917 को करा था गांधी जी ने, और लाइफ का पहला, जीवन का पूरा जीवन के पहला जो था वो 1906 में उन्होंने शुरू करा था। एंड वी ऑल नो दैट वेरी वेल कि वो गांधी जी वहां पर लॉ की स्टडी करने गए थे, वहां से वो एक लॉयर बन के भी भारत लौटे थे। तो 1906 में हुआ था, तो किसके अगेंस्ट हुआ था, अगेंस्ट एशियाटिक सिविल ऑर्डिनेंस वहां पे थी एक, उनके अगेंस्ट हुआ था एशियाटिक ऑर्डिनेंस ट्रांसवर्सल के अगेंस्ट। पूछ लेते हैं किसके अगेंस्ट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो एशियाटिक ऑर्डिनेंस ट्रांसवर्सल नाम था, उसके अगेंस्ट गांधी जी ने क्या कर दिया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करा था। ठीक है, इसको सीडीएम भी हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये सीडीएम का मतलब क्या था, ये था क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक तरह का प्रोटेस्ट हो गया। प्रोटेस्ट किसके ऊपर बेस्ड, सत्याग्रह पे बेस्ड। सत्याग्रह, जिसको गांधी जी की दी हुई टर्म है सत्याग्रह यानी सत्य का आग्रह। और इसमें उनका मानना था कि सच के लिए लड़ना है, सच के साथ रहना है और गलत के खिलाफ आवाज उठानी, बट नॉन वायलेंस यानी अहिंसा को फॉलो करते हुए। हिंसा के अगेंस्ट से गांधी जी, और अहिंसा को फॉलो करते हुए उनका मानना था हमें अपने लिए लड़ाई लड़नी है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी है। ओके, तो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस के ऊपर ये ज्यादा एम्फोसाइज कर रहा था, ये जो मूवमेंट था, और गांधी जी खुद ट्रुथ और नॉन वायलेंस को एम्फोसाइज करते थे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 1906 के बाद, तो हम बात करते हैं 1914। इम्पोर्टेंट ईयर है 1914। तो ब्रिटिशर्स ने अवार्ड दिया उनको, ब्रिटिशर्स अवार्डेड हिम, किससे अवार्ड करा उनको, क्या दिया था उनको, एक अवार्ड दिया, वो था केसरे हिंद। वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल इसको आप कह सकते हो या अवार्ड कह सकते हो। केसरे हिंद क्या था, क्यों एक टाइटल या अवार्ड उपाधि दी, क्यों दी गई उन्हें, क्यों दी गई थी, तो फॉर द एम्बुलेंस सर्विसेज, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, एम्बुलेंस सर्विस दी थी साउथ अफ्रीका में, इसलिए फॉर एम्बुलेंस सर्विस उनको ये टाइटल दिया गया बाय ब्रिटिशर्स। बाद में जाके वो इसको वापस कर देंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे क्यों उन्होंने ये वापस करा था। तो ये हमारा 1914 हो गया है। इसके बाद हम बात करेंगे 1915, जब वो वहां से लीव कर दिया उन्होंने, लीव साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका छोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं 1915 से 1948 तक का टाइम पीरियड। 1915 से 1948, 1948 तक ये गांधी जी का कहाँ बीता, फिर वो आ गए इंडिया। ठीक है, इंडिया कौन सी डेट को वापस आए, तो 9 जनवरी 1915।
कब वापिस आए? रिटर्न इंडिया, पहुंचे थे मतलब इंडिया 9 जनवरी 1915 को पहुंचे। और आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि 9 जनवरी को हर साल क्या बनाया जाता है? तो एनआरआई डे बनाया जाता है। एनआरआई डे यानी अप्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाता है। जो भी विदेशों में लोग अपने भारत देश लौटते हैं, वापिस अपने घर आते हैं, उनके लिए बनाया जाता है, उसके लिए। और ये गांधी जी की वजह से बनाया गया था, इसलिए स्टार्ट हो गया जब से। ठीक, तो ये आपका एनआरआई डे वाला हो गया है। 1915 के बाद हम बात करेंगे 1916 की। तो 1916 में क्या था? 1916 में गांधी जी अभी पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे। आम जनता गांधी जी को इतना नहीं जानती थी। जो उनके काम उन्होंने साउथ अफ्रीका में करे, उसकी वजह से यहाँ के नेताओं में और कांग्रेस के बीच में गांधी जी की अच्छी छवि थी। तो गांधी जी को बुलाया गया बीएचयू की ओपनिंग सेरेमनी में। बीएचयू ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसकी, उसमें स्पीच के लिए बुलाया गया था। बीएचयू ओपनिंग सेरेमनी में स्पीच देने, ठीक है। क्यों बुलाया गया था? तो स्पीच के लिए बुलाया गया था कि वो अपनी कुछ बात उसमें बोले। तो बीएचयू क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी इसको हिंदी में बोलते हैं। तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी में बुलाया। तो ये गांधी जी का पहला इवेंट था। उसके बाद हम बात करेंगे 1916 में ही गांधी जी ने करा लखनऊ सेशन अटेंड। ओके, लखनऊ सेशन को उन्होंने करा अटेंड। और वो लखनऊ सेशन किसका था? लखनऊ सेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ मैं लिख रही हूँ, ये इंडिया की बात चल रही है 1915 से। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ना गांधी जी ने क्या करा था? लखनऊ सेशन अटेंड करा था फर्स्ट टाइम। पॉलिटिकली अभी एक्टिव नहीं हुए थे, थोड़ा बहुत एक्टिव थे बस। आम जनता तो जानती ही नहीं थी। जब उन्होंने लखनऊ सेशन अटेंड करा तो वहां पे आए हुए थे एक किसान जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला जी। और राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को इनवाइट करा अपने गांव, जो था चंपारण। तो उन्होंने ही इनवाइट्स हिम फॉर चंपारण विजिट। क्यों करा था फॉर चंपारण विजिट? क्यों करा था भाई चंपारण में? तो चंपारण में चल रही थी नील की खेती। और नील की खेती की वजह से जो है ना, बाकी किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे। प्लांटर्स जो थे, इंडिगो प्लांटर्स परेशान थे, क्योंकि वो अपनी फसल नहीं उगा पा रहे थे। और चंपारण कहाँ है? तो ये बिहार में है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, इंडिगो प्लांटर को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उन्हें बुलाया था। गांधी जी गए वहां पे, उन्होंने उनकी बात सुनी और एक आंदोलन करा। पहला अपना भारतीय आंदोलन, भारत का आंदोलन जो कहा जाएगा, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हम इसको कहेंगे, या सत्याग्रह भी इसको हम कह सकते हैं। तो वो इंडिया का है, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर सत्याग्रह भारत में, इसको चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। लाइफ का पूछेंगे तो 1906, और भारत का पूछेंगे तो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1917। ये चंपारण वाला ना 1917 में करा था उन्होंने। ओके, क्योंकि वहां पे जो किसान मिले थे उन्हें राजकुमार शुक्ल जी ने बुलाया था। तो ये अभी भी जो है ना, एक भारतीय स्तर का मूवमेंट नहीं है, नेशनल लेवल नहीं है, एक रीजनल लेवल के मूवमेंट की बात चल रही है। अभी भी जो पूरे भारत में लोग नहीं जानते गांधी जी को। अब आती है बात 1918। 1918 में भी गांधी जी को बुलाया गया था अहमदाबाद के मिल स्ट्राइक में। गए थे गांधी जी ने, भाग लिया था और मिल स्ट्राइक करी थी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कौन क्यों हुई थी? तो कॉटन वर्कर्स के अधिकारों को दिलाने के लिए, कॉटन वर्कर्स या मिल वर्कर्स जो थे, कॉटन मिल में वर्कर्स जो थे, उनकी वेजेस बढ़ाने के लिए, वेजेस इंक्रीज कराने के लिए उन्होंने जो है, और उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए ये स्ट्राइक करी थी। इससे क्वेश्चन बनेगा, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी जी। पहली भूख हड़ताल थी गांधी जी की, ठीक है, पहली भूख हड़ताल ऑफ गांधी जी, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। तो लाइफ की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इंडिया में उन्होंने करी थी 1918 में। इसके बाद 1918 में आएगा हमारा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह इसको हम बोल दें, या फिर खेड़ा मूवमेंट। तो खेड़ा कहाँ है? तो खेड़ा है गुजरात में, और अहमदाबाद तो गुजरात में है ही। वो मिल वर्कर्स के लिए हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था गुजरात में खेड़ा के किसानों के लिए, क्योंकि वो एबल नहीं थे अपना टैक्स और रेंट पे करने के लिए। तो फार्मर्स वर नॉट एबल टू पे देयर रेंट और टैक्स टू देयर लैंड ओनर। नॉट एबल, चुका नहीं पा रहे थे भाई रेंट और टैक्स वगैरह। क्यों नहीं चुका पा रहे थे? ड्यू टू क्रॉप्स फेलियर, फसलें बर्बाद हो गई थी और कमाई हो नहीं रही थी। इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था इकोनॉमी में। और साथ साथ एक
क्या है, भुखमरी फैली हुई थी भारत में, प्लस पैंडेमिक भी आया हुआ था, एपिडेमिक जिसको हम कहते हैं, एपिडेमिक आया हुआ था प्लेग का। बहुत लोग मर रहे थे, प्लस ये बीमारी फैल गई और फिर ऊपर से क्या बोलते हैं, भूख हड़ताल। तो इसकी वजह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो गांधी जी ने यहाँ पे उनकी बात सुनी और उनको सपोर्ट करा था। मूवमेंट कौन सा करा यहाँ पे उन्होंने, तो उनका फर्स्ट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब जमींदार लोग उनकी बात नहीं माने तो उन्होंने बोला अब हम कॉपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। असहयोग आंदोलन हो गया फिर ये मूवमेंट। अब कोई सहयोग नहीं होगा हमारी तरफ से, गांधी जी ने ऐसा बोला। और वो था फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी, ठीक है। वो था सिविल डिसओबीडियंस, ये था नॉन कॉपरेशन। और इसको हम एनसीएम से डिनोट कर रहे थे, ठीक है, और उसको सीडीएम से डिनोट कर देंगे आगे। तो या तो अब इसके बाद तो भी ये तीनों मूवमेंट जो है ना, ये थे रीजनल लेवल के। यानी गांधी जी को भारतीय स्तर पे तो लोग जानते नहीं थे, अभी भी पूरे भारत में तो नहीं, बस नॉर्थ नॉर्थ में गांधी जी थोड़ा फेमस हुए थे, और वो भी छोटे स्तर पे थे। अब गांधी जी की अब आता है 1919। 1919 को बोलते हैं काला कानून या फिर रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट या काला कानून, ब्लैक एक्ट भी इसको कहते हैं, ब्लैक एक्ट। तो अब ये क्या था, इसमें गांधी जी हो गए थे नेशनल मूवमेंट, ये था एक ना, फर्स्ट यहाँ ऑल इंडिया नेशनल मूवमेंट था ये, यानी पूरे भारतीय स्तर पे था ये पूरे भारतीय स्तर पे क्यों था, तो अभी हम देखते हैं क्यों था। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें बात हुई थी कि बिना किसी सुनवाई के भारतीय लोगों को पकड़ के बिना किसी रीजन के जेल में बंद कर सकते थे अंग्रेज। उनका ऐसा प्रस्ताव उन्होंने ऐसा कानून उन्होंने बनाया। बोला ना अपील, ना दलील, ना वकील, ना किसी की सुनेंगे, ना पूछेंगे क्यों क्या करा क्या नहीं, ना बताएंगे कुछ, और जेल में बंद कर देंगे। इस तरह से तो पूरा क्या हो रहा था, वायलेशन हो रहा था। किसका वायलेशन हो रहा था, तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था। और गांधी जी थे पढ़े लिखे वकील, उन्हें पता था क्या अधिकार होते हैं, एक मानव अधिकार होने चाहिए जो। तो ये गांधी जी इसके अगेंस्ट आए, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और पूरे भारत में लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, ठीक है। पूरा भारत के जो भी नेता थे, पूरा आईएनसी सब इसके अगेंस्ट में था। अब बात करेंगे 13 अप्रैल 1919 की। अब 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग का हत्याकांड, जिसे हम बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकेयर, ठीक है। और जो उसको हम ब्लैक डे भी बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री का, ओके। तो ये क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, तो इसमें जो है ना, दो नेताओं को, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी को गिरफ्तार कर लिया था गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ओके। मैसेकेयर यानी हत्याकांड, ठीक। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के रिलेटेड एक क्वेश्चन तो ये कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो डेट याद होना जरूरी है, 13 अप्रैल 1919। प्लस कहाँ हुआ, तो अमृतसर में हुआ था, ओके। कौन सा फेस्टिवल था उस दिन, कौन सा त्योहार लोग बना रहे थे अमृतसर के, तो बैसाखी बना रहे थे, बैसाखी का दिन था, ठीक है। बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये जो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी को जब अरेस्ट करा, दो बड़े नेता थे ये आईएनसी के, तो इनके लिए एक प्रोटेस्ट चल रहा था। और ये प्रोटेस्ट जो चल रहा था, क्या बोलते हैं, ये जलियांवाला बाग में करने लोग गए थे, एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ नहीं पता था, यहाँ पे क्या करा, जनरल डायर ने उनके ऊपर गोलियां चलवा दी। जनरल डायर था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोगों को मरवा दिया, ठीक है। इसमें कई लोगों की मौत हुई थी, प्लस बूढ़े जवान बच्चे सब इसमें मारे गए। और ये लोग बिल्कुल एक निहत्थी भीड़ थी, इनको कुछ नहीं पता, ना इन्हें कुछ बताया गया, ना इन्हें कोई चेतावनी दी गई, और इनके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलवा दी गई और इनकी मृत्यु हो गई थी सबकी, वहां पे बहुत लोग मारे गए थे। इवन दो इसके बाद बहुत ज़्यादा आक्रोश फैल गया था पूरे इंडिया में, भारत में, लोगों में। तो इसकी वजह से जो है ना, गांधी जी ने केसरे हिंद की भी उपाधि जो है रिटर्न कर दी थी। और ये वही उपाधि है, ये वही टाइटल है जो गांधी जी को एम्बुलेंस सर्विस के लिए मिला था, फॉर एम्बुलेंस सर्विसेज इन साउथ अफ्रीका। क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई थी, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए ये वाली आपकी उपाधि, ये आप अपने पास रखें, जो आपने देश में करा है, लोगों को, मासूमों की जान गई है। और इसके लिए एक और, हाँ, एक और नेता थे जिन्होंने ये उपाधि वापस अपनी उपाधि वापस कर दी थी, वो थी नाइटहुड की उपाधि। नाइटहुड का टाइटल किसको मिला था, तो नाइटहुड का टाइटल मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को, और उन्होंने भी
ये उपाधि को क्या वापस कर दिया था अंग्रेजों को, इसी वजह से, जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। नाइटहुड टाइटल किसको मिला था? तो वो आपको मिला था इनके रविंद्रनाथ टैगोर को, और केसरे हिंद तो गांधी जी को मिला था। ठीक है। अब ना इसके लिए एक कमीशन भी बैठी गई। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन कमीशन का नाम क्या था? तो हंटर्स कमीशन इसका नाम था, हंटर कमीशन था। ओके। ये क्या था? इन्वेस्टिगेशन थी किसकी? जलियांवाला बाग मैसेकर की। ओके। और इसमें क्या पाया गया कि जनरल डायर की कोई गिल्टी नहीं है। नो गिल्टी ऑफ, नो गिल्टी ऑफ जनरल डायर, कोई गलती ही नहीं मानी गई उसकी। उसको निर्दोष पाया गया और पाया गया कि उसने जो करा था वो सही करा था। मगर यहाँ पे बहुत लोग मरे थे जो कि उसने बिल्कुल गलत करा था, और मतलब कुछ मासूम बूढ़े जवान सब मार दिए। तो ये इसकी वजह से जो है एक बहुत बड़े लेवल पे एक नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चल रहा था। लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया अपने वस्तुओं का, विदेशी वस्तुओं का। ठीक है, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स कर दिया था, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये। और ये सब टाइटल्स वगैरह और बाहर के जितने भी कार्यालय वगैरह में, जो विदेशी मतलब स्कूल्स वगैरह में, सब में जाना बंद कर दिया था भारत के लोगों ने। ठीक। तो इसके बाद आता है आपका डे 1900, आपका ईयर 1920 से 22 तक का। 1920 से 22 का क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1920 और 22 में हम काउंट करेंगे खिलाफत मूवमेंट को। खिलाफत मूवमेंट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। खिलाफत मूवमेंट क्या था? तो खिलाफत मूवमेंट जो था, दो भाइयों ने स्टार्ट करा था। उन दो भाई का नाम था, वो थे अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स दो भाई थे। अली ब्रदर्स में जो उनका नाम था वो आता है तो मोहम्मद अली, और एक थे शौकत अली। ओके। तो ये दो भाइयों ने जो था खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करा था, और ये इसलिए स्टार्ट करा था क्योंकि खिलाफत तो मुस्लिम में जो खलीफा की पोस्ट होती है उसको टर्मिनेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने अपना लीडर किसको बुलाया, बनाना बेहतर समझा, गांधी जी को बेहतर समझा, और गांधी जी ने इनको सपोर्ट भी करा। और इसने क्या करा, इस मूवमेंट ने एक यूनिटी को बढ़ावा दिया। कौन सी यूनिटी को बढ़ावा दिया? तो यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदू लोगों की और मुस्लिम लोगों की यूनिटी को इसने एक बढ़ावा दिया। ठीक है। और यही खिलाफत मूवमेंट को बाद में जाके गांधी जी ने क्या बना दिया था? एनसीएम बना दिया था। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इसको बना दिया था। ठीक है, ये चल रहा था अच्छा खासा। बट एक घटना हो गई 5 फरवरी 1922 को। 1922 5 फरवरी को कुछ हुआ था। वो हुआ था आपका चौरा चौरी का इंसिडेंट। चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था। चौरा चौरी इंसिडेंट में क्या हुआ था कि जो ये मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन तो चल ही रहा था, बट क्या था कि 22 ब्रिटिश ऑफिसर्स को इंडियन पीपल्स ने मार दिया था। वहां पे पुलिस स्टेशन जला दिए थे। तो इसमें क्या करा था? हिंसा कर दी लोगों ने। क्या कर दी? हिंसा कर दी, अंग्रेजों को मार दिया, 22 अंग्रेज के लोगों को। गांधी जी को जब ये पता चला, वो बहुत ज्यादा अपसेट हुए, बहुत ज्यादा मतलब नाराज हुए इस चीज से कि क्योंकि वो एक थे अहिंसावादी और अपने प्रिंसिपल्स के पक्के थे। तो उन्होंने क्या करा, फिर इस मूवमेंट को क्या कर दिया था, वापस विड्रॉ कर लिया था। इसी वजह से, क्योंकि जो हत्याकांड में जो लोग मारे गए, गांधी जी नहीं चाहते थे मार काट हो, क्योंकि वो एक मॉडरेट नेता थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया था। और ये कौन सा मूवमेंट विड्रॉ करा था? विड्रॉ द एनसीएम मूवमेंट, एनसीएम कर दिया। और एनसीएम आपको मैंने बताया था नॉन कोऑपरेशन। ओके, नॉन कोऑपरेशन। और ये इसीलिए उन्होंने वापस ले लिया था, क्योंकि हमसे यहाँ पे क्या हो गया कि इंडियंस ने मार दिया ना ब्रिटिशर्स को। इंडियंस पीपल्स, पीपल किल्ड 22 ब्रिटिशर्स। ओके। पुलिस ऑफिसर थे ये, और उनके पुलिस स्टेशंस भी जला दिए थे। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे 1924, इंपॉर्टेंट है। 1922 के बाद 1924, ठीक है, 2 साल वो चला था मूवमेंट। 1924 में आया, गांधी जी ने जो था ना पहले बार, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टाइम वो बने थे प्रेसिडेंट। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम क्या बने थे गांधी जी? प्रेसिडेंट बने थे। तो प्रेसिडेंट किसके बने थे गांधी जी? तो वो बने थे गांधी जी आपके बेलागांव सेशन के। बेलागांव, जो कि अभी कर्नाटक में है। कर्नाटक के बेलागांव सेशन के वो क्या बने थे? आईएनसी का सेशन था। इसमें वो गांधी जी बन गए थे पहले और लास्ट टाइम के प्रेसिडेंट। इससे पहले ना गांधी जी कभी बने प्रेसिडेंट, ना फिर इसके बाद बने। बाकी और नेता तो बने थे, लेकिन गांधी जी सिर्फ एक बार बने थे, वो भी 1924 वाले सेशन में बने थे। ठीक। इसके बाद इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1924 वाला आईएनसी का सेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गांधी जी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे। गांधी जी बने थे, ये ध्यान रखना है। हम गांधी जी की बात कर रहे हैं अभी, तो गांधी जी बने थे। इसके बाद हमारा आएगा 1930 का
टाइम 1930 का ईयर, दोबारा से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। इस बीच गांधी जी जो है ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रहे थे 1906 साल तक, यानी कुछ छोटे लेवल्स पे अपने कार्य कर रहे थे, इतना बड़ा लेवल मतलब ना भारतीय स्तर पर फिर से वो थोड़े चले गए थे पीछे, कदम उन्होंने हटा रखे थे, बट दोबारा से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 को स्टार्ट करा और ये वाला था डांडी मार्च। डांडी मार्च के नाम से ये बहुत फेमस है। डांडी मार्च 1930 में हुआ था, तो कब हुआ था? 12 मार्च को। डांडी मार्च कब हुआ? तो 12 मार्च को ही हुआ था, 1930 में हुआ था। ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डांडी मार्च को और क्या बोलते हैं? तो डांडी मार्च को सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। सॉल्ट सत्याग्रह भी इसको कहते हैं। नमक कानून जब उन्होंने तोड़ा था, ठीक है ना, नमक पे जब टैक्स वैक्स ज्यादा कर दिया था, तो गांधी जी ने बोला हम अपना खुद का नमक बनाएंगे, और उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था। तो वो क्या था, वो उन्होंने, हाँ, वो बिगिन कहाँ से हुआ था? तो ये नमक आंदोलन या फिर सॉल्ट सत्याग्रह बिगिन हुआ था साबरमती आश्रम से, जो कि गुजरात में ही है। साबरमती आश्रम गांधी जी का है, ठीक है, गांधी जी के द्वारा बनाया गया था साबरमती आश्रम, तो उनके वहां से बिगिनिंग हुई। और कहाँ तक गया? तो ये दांडी तक गया, दांडी समुद्र तट तक गया। और वहां पे उन्होंने क्या बनाया था? सॉल्ट बनाया था, नमक बनाया था। इसमें जो था क्या देखा गया, इसकी एक वो क्या थी खासियत? तो फीमेल का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हाई था। और ये किसने करा था? तो ये हाई पार्टिसिपेशन करना का श्रेय जो जाता है सरोजनी नायडू जी को जाता है। सरोजनी नायडू जी ने इसमें जो है महिलाओं को बहुत ज़्यादा इसमें हिस्सेदारी दिलवाई, उन्होंने महिलाओं को इसमें भाग दिलवाया, इस पार्टिसिपेशन दिलवाया सॉल्ट सत्याग्रह में। और लेकिन क्या हुआ, फिर आता है मार्च 1931 का टाइम। 1931 मार्च में क्या होता है? 5 मार्च 1931 का टाइम। 5 मार्च 1931 में क्या होता है? गांधी इरविन पैक्ट, इरविन समझौता भी जिसको बोलते हैं। और ये इरविन पैक्ट क्या था कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी वापस ले ले, और कुछ जो है ये हमारी बातें, हमारी शर्तें मानने को तैयार हो गए थे अंग्रेज। तो गांधी जी ने क्या करा? गांधी जी ने क्या कर दिया था? विड्रॉ कर दिया था मूवमेंट, विड्रॉ तो नहीं करा था, सॉरी, एंड कर दिया था मूवमेंट। ओके, एंड ऑफ द मूवमेंट, क्योंकि उन्होंने ये साइन कर दिया था पैक्ट, गांधी जी ने, गांधी इरविन के साथ, ओके, लॉर्ड इरविन के साथ उन्होंने ये पैक्ट साइन कर दिया था, क्योंकि ये कुछ शर्तें हमारी मानने को तैयार हो गए थे, तो गांधी ने यहाँ पे हस्ताक्षर कर दिए। अब हुई हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बात करेंगे आरटीसी की, जो कि साथ साथ चल रही थी। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्या थी, ये हम देखते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? गोलमेज सम्मेलन। यानी एक गोल में इसके चारों तरफ बैठा के नेताओं की बात सुनी जा रही थी। अंग्रेजों ने ये वैसे इसके पीछे का लॉजिक यही था कि किसी को ज्यादा सुपीरियर ना फील हो, या किसी को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो उन्होंने अपनाई ये ट्रिक। जबकि भेदभाव तो वो करते थे, अगर टेबल ऐसी होती ना रेक्टेंगल, तो उन्हें लगता कि भाई जो पास बैठा है हेड के, वही उसके सबसे ज्यादा क्या होगा, करीब होगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने करी राउंड टेबल वाली कॉन्फ्रेंस, वो लॉजिक बहुत चलाते थे अपना, तभी तो इंडिया में बस गए थे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी तीन, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली हुई 1930 में, दूसरी हुई 1931 में, और तीसरी हुई 1932 में। और ये तीनों जो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये तीनों कहाँ हुई थी? तो तीनों ही हमारी हुई थी लंदन में। गांधी जी ने इसमें भाग लिया था, और वो भी सिर्फ सेकंड वाली में। गांधी जी अटेंडेड ओनली सेकंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, गांधी जी अटेंड करा था। यही वाली गांधी जी ने अटेंड करी थी। और ये तीनों जो अटेंड करी थी ना, तीनों वो कौन से नेता थे जिन्होंने अटेंड करी थी? तो सवाल आ जाता है, तो वो तीनों अटेंड करी थी हमारे नेता भीमराव अंबेडकर जी ने। ओके, भीमराव अंबेडकर जी ने हमारी तीनों कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करने वो यहाँ से लंदन गए थे, और गांधी जी ने सिर्फ एक करी, और वो वापिस आ गए थे, रिटर्न एंड रिटर्न अगेन स्टार्टेड सीडीएम। और इसके बाद उन्होंने दोबारा से सीडीएम स्टार्ट कर दिया था। ये इसलिए कर दिया था क्योंकि गांधी जी को यहाँ पे रियलाइज हुआ कि उनकी कोई बात को वैल्यू नहीं दी जा रही है, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। तो उन्होंने सिर्फ दूसरी ही अटेंड करी थी, और वापस आकर उन्होंने सीडीएम को स्टार्ट कर दिया था। तो ये था, और तीनों कहाँ हुई थी? तो तीनों लंदन में हुई थी। क्वेश्चन इनमें से कुछ भी बन सकता है, ठीक, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आ जाती है बात 1940 की, 1940। और 1940 को क्या हुआ था? तो 1940 को हुआ था लाहौर सेशन।
1940 का था लाहौर सेशन। लाहौर सेशन जो था कांग्रेस का, इसमें क्या बात करी गई थी? इसको हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की डिमांड कर दी गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की डिमांड करी गई थी। डिमांड फॉर सेपरेट नेशन, ओके, डिमांड फॉर सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स। तो ये 1940 में हुआ था तो अब इसमें जो डिमांड करी गई थी और उस नेशन का नाम इन्होंने क्या सजेस्ट बोला था कि हम इसका नाम रखेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब होता है सेक्रेड प्लेस, सेक्रेड पवित्र पाक जगह, सेक्रेड प्लेस, ओके। तो इस नाम को सजेस्ट किसने किया था, बार बार पूछा जाता है। तो ये सजेस्टेड बाय किसके द्वारा था? तो सजेस्टेड बाय रहमत अली चौधरी साहब, रहमत अली चौधरी जी, ठीक है। इन्होंने जो है इसको सजेशन दिया था। लेटर इट इज कॉल्ड पाकिस्तान, इसको बाद में पाकिस्तान भी बोला जाने लगा, ओके। तो ये पाकिस्तान का सजेशन था जो कि मुस्लिम लीग ने रखा था सामने, ओके, सेपरेट नेशन का। तो बाद में क्या हुआ कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। इस डिमांड को रिजेक्ट किसने कर दिया? रिजेक्टेड बाय कांग्रेस। कांग्रेस ने इस पे अपनी हामी नहीं भरी और कांग्रेस ने इसको डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इसको लाहौर सेशन या फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन दोनों कहा जाता है। अभी 1940 ही है और 1940 में फिर आया अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में क्या बात करी थी? तो अगस्त ऑफर में जो लिंथिगो था उसने बोला कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है क्या करेंगे, आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। रेडी टू गिव डोमिनियन स्टेटस। अभी डोमिनियन स्टेटस क्या है भाई? तो डोमिनियन स्टेटस है भैया आपकी आधी आज़ादी, ठीक है। आधी इंडिपेंडेंस है ये, और कुछ नहीं है। यानी रहेंगे वही, आधी आज़ादी है, नाम की आज़ादी है, बातें बातें थी बस। तो ये गांधी जी ने क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। और उस समय ये दिया, और कौन था वाइसराय? तो वाइसराय भी पूछ लिया जाता है। तो वाइसराय था लिंथिगो। और इस वक्त तो नारा भी लगाया गया था कि लिंथिगो वापस जाओ, गो लिंथिगो बैक, इस तरह का, लिंथिगो गो, इस तरह का नारा भी लगा था, ठीक है लिंथिगो गो बैक इस तरह का भी था। तो ये जो है ना, ये वाइसराय था। उन्होंने बोला हम आपको आदि यानी डोमिनियन स्टेटस देंगे, तो राज गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया था। तो रिजेक्टेड बाय गांधी जी लिख देती हूँ मैं इधर। इसके बाद हमारी बात होगी 1942 की। 1942 में आया हमारा कौन सा भाई? मेरे मिशन क्रिप्स मिशन आ जाता है। देन 1942 आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कौन लाया? तो स्टैफर्ड क्रिप्स इसका ऑफिसर था। स्टैफर्ड क्रिप्स उसके नाम पे क्रिप्स मिशन, ठीक है। इसमें उन्होंने बोला क्या कि वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कौन सा वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस बीच? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिशर विल लीव इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट विल लीव इंडिया, ऐसा उन्होंने बोला। तो ये एक झूठी बात थी। तब भी कौन था? लिंथिगो ही था, वाइसराय, ओके। लिंथिगो कौन था? वाइसराय था तब भी। तो उन्होंने बोला हम चले जाएंगे भैया, वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो। बट गांधी जी चाल समझ गए थे और गांधी जी ने इसको क्या बोला? गांधी जी ने इसको सिर्फ बातें बता बोला कि इनकी झूठी बातें हैं, और उसको बोला कॉल दिस मिशन पीडीसी। पीडीसी की संज्ञा दे दी। पीडीसी का मतलब है पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पोस्ट डेटेड चेक तो आपको पता है क्या होता है। तो गांधी जी ने इस मिशन को बोला था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई थी? तो पीडीसी की जो संज्ञा थी वो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आया भी है प्रीवियस ईयर में। इसके बाद हम बात करते हैं आगे क्विट इंडिया मूवमेंट की अपने वेट अ मिनट। फिर आ जाता है 1942 में ही क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी अंग्रेज, हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन था ये
हिंदी में क्विट, इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट है। तो इसमें गांधी जी ने सीधा एक नारा दिया, अब तो डू और डाई वाली कंडीशन हो गई थी, तो गांधी जी ने क्या नारा दिया, लिंथी को जाओ। लिंथी को ही था तब भी, 1942 की बात चल रही है, तो डू और डाई। तो मैंने जो बताया था लिंथी को जाओ, वो क्विट इंडिया मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था तब कहा था। ठीक है। डू और डाई यानी करो या मरो का। और ये नारा किसने दिया था, बाय गांधी जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, डू और डाई का स्लोगन ये किसका है, नारा किसका है, तो गांधी जी का है। करो या मरो, या तो भारत को आजाद कर देंगे, या तो मतलब भारत को आजाद कराएंगे, या तो मार देंगे। इस तरह की सिचुएशन थी। करो या मरो ये हमारे लिए भी था कि हम करेंगे या तो मरेंगे। तो लॉन्चिंग मूव ये वाला था। और इसके बाद क्या कर दिया इन लोगों ने, जब देखा कि क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया है गांधी जी ने, तो इन्होंने उनको कर दिया अरेस्ट। और अरेस्ट करके कहाँ रख दिया उनको, आगा खान पैलेस में। अरेस्ट किसे करा, गांधी जी को कर दिया था। और गांधी जी को कहाँ भेज दिया, आगा खान पैलेस भेज दिया। वो कहाँ पर है, तो वो पुणे में है, नजरबंद कर दिया था उनको। और उनके बाद इसको किसने लीड करा, आफ्टर हिम लीड बाय किसके द्वारा, फिर लेड बाय जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जी ने इसको आगे बढ़ाया। ओके, जेपी नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है। तो लोकनायक किसको कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। गांधी जी को इसके बाद उन्होंने भेज दिया था कहाँ पे, आगा खान पैलेस में। अब हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन कब आया था, तो कैबिनेट मिशन आया 1946 में। इसके बाद 1946 ईयर है और कैबिनेट मिशन की बारी है। और कैबिनेट मिशन जो लाए थे, इसमें थे 3 ऑफिसर, 3 ब्रिटिश ऑफिसर। एक तो था क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स। एक था एवी अलेक्जेंडर। और एक कौन था, लॉरेंस पैथविक था। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से 3 ऑफिसर थे, या फिर इनमें से आपको 2 ऑफिसर सही दे देंगे, एक का नाम गलत दे देंगे, और पूछ लेंगे कि कौन सा ऑफिसर क्रिप्स मिशन का हिस्सा, वो कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं था। तो ये तीनों थे, इनके अलावा और कोई ऑफिसर नहीं लाया था। तो इन तीनों के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। और हेड ऑफ द कैबिनेट अगर पूछा जाए, तो हेड कौन था, लॉरेंस था, और ही इज द हेड ऑफ द कैबिनेट। ओके, ये हेड था कैबिनेट मिशन का। तो इसमें क्या भैया बोला गया, इंटरिम सरकार लागू करने की बात रखी गई, इंटरिम गवर्नमेंट। ओके, और इंटरिम गवर्नमेंट का हेड कौन बनेगा, तो जवाहरलाल नेहरू जी को क्या बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू को इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बना दिया गया था। समझ में आया। और इसको लेकिन किसने रिजेक्ट करा, इसको रिजेक्ट कर दिया था अली जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो जिन्ना जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। और क्या कर दिया उसमें, उन्होंने कर दिया 16 अगस्त को ही डीएडी घोषित, बंगाल को। ओके, 16 अगस्त 1946 बंगाल को उन्होंने कर दिया डीएडी। तो डीएडी क्या है, डीएडी है डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे। इसकी वजह से, डायरेक्ट एक्शन डे की वजह से एक चीज हुई, वो हुई हिंदू मुस्लिम के दंगे, हिंदू एंड मुस्लिम्स राइट। मतलब बंगाल को उन्होंने डीएडी घोषित कर दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम आते हैं माउंटबेटन प्लान पे, 1947 आ जाता है हमारा। और आपको पता है जब माउंटबेटन प्लान आया, तो देश का हो गया बंटवारा, पाकिस्तान और भारत में। तो माउंटबेटन प्लान ने किसको माउंटबेटन प्लान जो था, माउंटबेटन ही लाया था, ऑफिसर माउंटबेटन था। और जो उसका जो उसके एडवाइजर थे वो थे वीपी मेनन, वीपी मेनन एडवाइजर यानी सलाहकार थे माउंटबेटन के। ठीक है, वीपी मेनन थे। और इन्होंने क्या करा था, पार्टीशन की थ्योरी, यहाँ पे पार्टीशन वाली बात हुई, और इसको दोनों पार्टी ने अडॉप्ट करा। किसने किसने, कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया, और मुस्लिम लीग ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। और आपको पता है बंटवारे में क्या क्या हुआ था। तो 14 अगस्त को 1947 को किसकी आज़ादी मनाई जाती है, तो पाक का इंडिपेंडेंस डे हो गया। 14 अगस्त को वो हमेशा इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, अपना स्वतंत्रता दिवस। और 15 अगस्त को किसकी बनाई जाती है, भारत की। भारत आज़ाद हुआ था 1947 15 अगस्त को।
तो इंडियाज इंडिपेंडेंस डे है ये। ओके, हमारा इंडिपेंडेंस डे है और उस दिन इनको आज़ादी मिली थी। ठीक है, तो ये पाक अपना आप बनाती है 14 अगस्त को ही और 15 अगस्त को भारत का। फिर इसके बाद जो है हम बात करेंगे इनके गवर्नर जनरल्स की। तो पाकिस्तान का फिर गवर्नर जनरल कौन बना था तब? तो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल जो बना था वो था जिन्ना जी, अली जिन्ना जी थे इसके। और इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो इंडिया के बने थे माउंट बैटन ही। ओके, यहाँ पे कोई भारतीय नहीं बने थे, ये माउंट बैटन को ही बनाया गया था। और ये आज़ाद भारत के भी गवर्नर जनरल करके एक सवाल आता है ऐसे भी कि आज़ाद भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो माउंट बैटन थे। ओके, और ये हमारा पाकिस्तान के कौन थे? तो वो जिन्ना थे। ये हमारा हुआ यहाँ तक 1947। आता है 1948, गांधी जी को मार दिया जाता है। और वो कौन करता है? तो नाथूराम गॉडसे किल गांधी जी, गोली मार देता है वो गांधी जी। ओके, किल्ड गांधी जी। तो ये गांधी जी अपनी इवनिंग प्रेयर के लिए बिरला हाउस जा रहे थे दिल्ली में ही, तो कहाँ करा था? एट दिल्ली। दिल्ली में उनकी डेथ हुई थी। डे कौन सा था? तो 30 जनवरी का दिन था 1948। ओके, तो ये मतलब गांधी जी तो पहले ही भारत और पाकिस्तान के उसमें बंटवारे की वजह से दुखी थे, अपनी प्रेयर करने जा रहे थे, इसने चिढ़ में पता नहीं इसको क्या गुस्सा था गांधी जी से, इसने उनको मार दिया गोली। तो गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। डेथ, यहाँ पे लिख देती हूँ, डेथ ऑफ गांधी जी। ये याद रखना चाहिए, डेट जरूरी है। गांधी जी की डेथ कब हुई थी? तो गांधी जी की डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, तो ये था हमारा 1893 से 1948 तक का टाइमलाइन। तो अभी गांधी जी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की बात कर लेते हैं, जैसे कि उन्होंने दो न्यूज़पेपर निकाले थे। एक था यंग इंडिया। यंग इंडिया जो था इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था। ओके, और एक उनका न्यूज़पेपर था नवजीवन। और नवजीवन जो था वो गुजराती लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था। उन्होंने एक मैगजीन निकाली थी इंडियन ओपिनियन। और ये इंडियन ओपिनियन मैगजीन जो है उन्होंने कहाँ चलाई थी? एट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। तो इंडियन ओपिनियन क्या है? इंडियन ओपिनियन एक मैगजीन थी गांधी जी की जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में निकाली थी। ठीक, उन्होंने अपनी एक बायोग्राफी, अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी गुजराती में ही। ओके, ऑटोबायोग्राफी थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ करके इसका नाम है, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है। तो ये जो है ना, इसका इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो किसने किया था? तो ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय महादेव देसाई जी। महादेव देसाई कौन थे? तो महादेव देसाई थे गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी। तो ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ गांधी जी, सेक्रेटरी ऑफ गांधी जी। और उन्होंने गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी को ट्रांसलेट करके लिखा इंग्लिश में। ओके, इंग्लिश में। और गांधी जी ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी वो लिखी थी कौन सी लैंग्वेज में? तो गुजराती में। तो हमने यहाँ पे 1893 से लेके 1948 तक का पूरा पढ़ा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे लगता है कि हमने इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस करे हैं वो आपको समझ भी आए होंगे। तो अब जो है एटलीस्ट हमने जो है ना INM कर लिया है, इसमें साथ साथ हमने मॉडर्न हिस्ट्री का 50% पार्ट इसमें ही कवर कर लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो और लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्लस ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।